अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के आंकड़े सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि दुनिया के कुल धन का, विश्व के कुल धन का 45% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। ऑक्सफैम ने बताया है कि 2024 में ही अरबपतियों की संपत्ति 2023 की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ी है। क्या दुनिया एक नए उपनिवेशवाद का शिकार हो रही है? क्या हम एक नए उपनिवेशवाद की तरफ दुनिया बढ़ रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी दुनिया में आम आदमी का, समाज का किस तरह शोषण उपनिवेशवाद के दौर में हुआ, जब यूरोप के देशों ने लगभग सारी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ सत्ता स्थापित करके उस देश के लोगों का, उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल दुनिया के कुछ खास मुल्कों ने अपने लिए, अपने नागरिक के लिए किया और वो दुनिया के तरक्की वाले देश बन गए और बाकी दुनिया आज भी सेकेंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड के रूप में जो है अपना जीवन जी रही है। तो क्या दुनिया एक नए उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रही है? यदि ये स्थिति रही तो निश्चित रूप से यह एक नया उपनिवेशवाद ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की जो संपत्ति है उसका 60% संपत्ति अनअर्जित संपत्ति है। मतलब जो संपत्ति कमाई ही नहीं गई, अनअर्न्ड वेल्थ है, जो विरासत के रूप में, भाई भतीजावाद के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में। हमारे देश के एक बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैंने जो है भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया अपनी आर्थिक तरक्की के लिए, और कोई भी उस इंटरव्यू के बाद भी, और उस पर एक फिल्म भी बनी, कोई देश में एक्शन नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार से, एकाधिकार से, मोनोपोली से आ रहा है। मोनोपोली क्या कि आज 2-4 कंपनीज आपस में मिलकर कार्टेल बना लेते हैं और कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करते हैं। बाजार तय नहीं करता। कि यह जो तर्क है कि बाजार जो है पूंजीवाद में कीमतें तय करता है, बाजार तय नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं। हमारे देश में सीमेंट इंडस्ट्रीज पे फाइन लगा था इसी बात के लिए कि वो कार्टेल बना के सीमेंट के प्राइस को कैसे जो है कंट्रोल कर रहे थे। तो ऐतिहासिक उपनिवेशवाद से दुनिया निकल के एक नए आधुनिक उपनिवेशवाद के तरफ जा रही है, और इसी उपनिवेशवाद के दौर में एक नया उपनिवेशवाद भी आ गया, डिजिटल औपनिवेशिकता। डिजिटल औपनिवेशिकता क्या है कि सारी दुनिया में, यदि भारत हो या दुनिया के ज़्यादातर देशों में, दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में, यदि आपको किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तो उसके लिए जो है आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे। आपको कुछ सर्च करना है, जितने सर्च इंजन हैं वो सारे किसी खास कंपनी के हैं। सोशल मीडिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी। तो दुनिया एक डिजिटल औपनिवेशिकता का भी शिकार हो रही है। यही कारण है कि 1995 से लेके 2015 के बीच यदि 2010 के कीमत पे देखें तो ग्लोबल नॉर्थ की एमएनसीज ने ग्लोबल साउथ से 242 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का दोहन किया है। आप देखिए कि ट्रिलियन का मतलब है कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे पूरे भारत की जो जीडीपी है वो एक साल की, वो लगभग 4 ट्रिलियन है। तो इन देशों ने, ग्लोबल नॉर्थ ने 95 से 2015 के बीच लगभग 20 वर्षों में 242 ट्रिलियन डॉलर का दोहन किया है ग्लोबल साउथ से। तो इसका अर्थ है कि दुनिया के सारे धन कुछ खास लोगों तक संकेंद्रित, सेंट्रलाइज हो रहे हैं। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि G7 के देशों के पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में जो कुल वोटिंग राइट है वो 41% है। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल है। भारत की यदि हम बात करें तो हमारे भी देश के 1% लोगों के पास देश का 40% संपत्ति है।
जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% धन है। कवि दादा भाई नौरोजी ने 1873 में प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया नामक एक लेख लिखा था और बताया था कि कैसे औपनिवेशिक शोषण में भारत में भयानक गरीबी आई, और उसका उन्होंने कारण भी बताया था कि उच्च कर का दर, कच्चे माल की लूट, कि यहाँ से कच्चे माल खरीदने वाले कंपनी और कच्चा माल को कंट्रोल करने वाले दोनों एक ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कंट्रोल कर रही थी और वही कच्चा माल खरीद रही थी। तो कीमत जो है खरीदार जब तय करेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का तैयार माल फिर उनके द्वारा निर्धारित कीमत पे बिकता था। क्यों? क्योंकि किसी और को भारत में किसी विदेशी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करने देती थी। इवन ईस्ट इंडिया किसी विदेशी, क्या ब्रिटेन की भी कोई दूसरी कंपनी जो है 1833 तक भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो तैयार सामान खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता था समाज को, और इसने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और भारत में वह भयानक गरीबी आई कि जिसमें अकाल जो है हर कुछ वर्ष पे एक भारत की नियति बन गई थी। तो दुनिया के राजनीतिक तंत्र को और लोकतंत्र को जो कहा गया था कि आम आदमी की व्यवस्था है, यदि लोकतंत्र आम आदमी की व्यवस्था है तो सवाल है कि दुनिया में धन का कंसंट्रेशन क्यों हो रहा है, कि कुछ लोग तकनीक से या अपनी पूंजी से सारा धन अपने पास खींच के ला रहे हैं, सारा धन दोहन कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में सरकारें और राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था यह शोषण या एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं रोक पा रही है? यह एक चिंता का विषय है। और यदि लोकतंत्र जो है आम आदमी का आर्थिक शोषण नहीं रोक पा रहे तो यह सवाल ठीक है समाजवादी या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कि लोकतंत्र पूंजीपतियों का सिर्फ एक जो है जनता को दिखाया गया आईवास है। लोकतंत्र आम आदमी की व्यवस्था नहीं है, ये पूंजी तंत्र की व्यवस्था है, जिसमें पूंजी तंत्र के लोग लोकतंत्र को विचारधारा के नाम पर, लोकतंत्र को आम आदमी के राइट के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, इक्वलिटी के नाम पे इस्तेमाल करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। यदि यही व्यवस्था है लोकतंत्र तो ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र की व्यवस्था में बैठे लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के थिंकर्स के लिए भी, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए काम कर रहे लोगों के लिए भी, कि उन्हें सोचना चाहिए कि लोकतंत्र यदि आम आदमी का व्यवस्था है तो फिर धन का संकेंद्रण क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन क्यों हो रहा है? आम आदमी पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन अनअर्न्ड जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो एक आदमी जो काम नहीं कर रहा है उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, एक आदमी जो काम कर रहा है उसकी संपत्ति नहीं बढ़ रही है। ये कौन सा आर्थिक तंत्र है? हमने देश की कौन सी आर्थिक नीति बनाई है? यह आर्थिक नीति क्या एक्सेप्टेबल होना चाहिए? सोचिए इस पे। थैंक यू।